द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के चैप्टर 7 के बारे में बात करते हैं कि मार्क डगलस ने मार्केट के माहौल के बारे में क्या कहा है। चैप्टर 7, मार्केट के माहौल में रीजन इररिलेवेंट होते हैं। मार्क ने इस चैप्टर का टाइटल मार्केट के माहौल में रीजन इररिलेवेंट है उन ट्रेडर्स की मान्यता में रखा है जो मानते हैं कि यदि वे उन रीजन्स का पता लगा सकते हैं कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया, तो ये रीजन उन्हें यह निर्धारित करने में हेल्प करेंगे कि मार्केट आगे क्या करेगा। इस पर विश्वास करने के लिए यह माना जाता है कि ट्रेडर्स को पता है कि उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया और वे अपने एक्शंस के लिए जो रीजन देते हैं वे उनके फ्यूचर के बिहेव को निर्धारित करने में हेल्प करेंगे। ट्रेडर अपने एक्शंस के लिए जो रीजन देंगे वे इररिलेवेंट है। अधिकांश ट्रेडर को यह नहीं पता कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर अपने ट्रेड की योजना नहीं बनाते हैं। इस प्रकार उनके और उनके ट्रेड के रिजल्ट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अधिकांश ट्रेडर अनायास और आवेगपूर्ण तरीके से एक्ट करते हैं और फिर फैक्ट के बाद अपने बिहेव के लिए तर्क देते हैं। इनमें से अधिकांश फैक्चुअल रीजंस या तो ट्रेडर्स ने जो किया उसके लिए जस्टिफाई है या ट्रेडर्स ने जो नहीं किया उसके लिए वह बहाने हो सकते हैं। मूलतः लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते हैं और पैसा कमाने के लिए ट्रेडर्स को पोजीशन बनानी होती है, फिर कुछ समय के लिए इसे बनाए रखनी होती है और फिर बाहर निकलना होता है। जब ट्रेडर्स इसमें एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं तो वे प्राइस पर एक फोर्स के रूप में एक्ट करते हैं जिससे वे आगे बढ़ती हैं। जब वे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और एंट्री करने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं या किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो ट्रेडर एक संभावित फोर्स होते हैं जो किसी भी समय प्राइस पर एक्ट कर सकते हैं। यदि ट्रेडर्स ने ऐसा करने से पहले प्लान बनाया है कि वे क्या करने जा रहे हैं तो वे जो रीजन बताएंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं वे निश्चित रूप से अन्य ट्रेडर्स को यह अनुमान लगाने में हेल्प कर सकते हैं कि उनके एक्शन से प्राइस कैसे प्रभावित होंगे। निसंदेह यह माना जाता है कि वे अपने प्लान्स का खुलासा करेंगे और वे सच बोलेंगे। ऐसे कुछ ही ट्रेडर्स हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं और वे शायद ही कभी अपने रीजन्स का खुलासा करते हैं जब तक कि यह उनके पर्पस के अनुरूप न हो जाए। वास्तव में जो ट्रेडर अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि वे प्राइस मूवमेंट पर इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल सकते हैं, वे अपने प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन अन्य ट्रेडर से दूर रखने का बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसे करने के बाद जानबूझकर यह नहीं बताएंगे कि उन्होंने अन्य ट्रेडर्स को उसी स्थिति में लाने के लिए क्या किया है जिससे उन्हें अपनी डायरेक्शन में वैल्यू मूवमेंट बनाने के लिए एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी ओर जो ट्रेडर इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि वे क्या करना चाहते हैं, वे खुशी खुशी अपने ट्रेडिंग थॉट्स को किसी के साथ शेयर करेंगे जो उन्हें इस उम्मीद में सुनेगा कि उन्हें किसी प्रकार की पुष्टि मिलेगी कि वे जो करने जा रहे हैं वह काम करेगा। इसलिए वे जो फैक्चुअल रीजन बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वे आमतौर पर केवल उस दर्द को कम करने के उद्देश्य से काम करते हैं जिसे वे अपनी गलतियों के रूप में देखते हैं। यह वास्तव में कोई उपयोगी जानकारी नहीं होती है। यह समझना उपयोगी है कि ट्रेडर आमतौर पर मछली के झुंड या मवेशियों के झुंड के समान एक ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर स्पेसिफिक ग्रुप्स में आते हैं जो समान प्रकार की मार्केट कंडीशंस को अपॉर्चुनिटी या डिसअपॉइंटमेंट के रूप में देखते हैं। परिणाम स्वरूप वे मार्केट के बैलेंस को बिगाड़ने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे जिससे प्राइस मुख्य रूप से एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। विभिन्न ग्रुप्स पोजीशन लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे पैसा कमा सकते हैं और फिर वे इससे इसलिए बाहर निकल जाते हैं कि वे या तो पैसा खो रहे होते हैं या फिर उन्हें लगता है कि पैसा खोने के रिस्क के रिलेशन में और पैसा बनाने की संभावना कम हो गई है। उदाहरण के लिए एक्सचेंजों पर स्थानीय लोगों में सबसे कम धैर्य होता है, वे सबसे अधिक आवेगी होते हैं, सबसे आसानी से निराश होते हैं और परिणाम स्वरूप उनके पास सबसे छोटे प्राइस ऑब्जेक्टिव और उनके सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव होते हैं। नतीजन वे सबसे अधिक एक्टिव होते हैं और वे सभी एक ही समय में एक ही काम करने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल और ऑफ द फ्लोर रिटेल ट्रेडर दो अन्य ग्रुप हैं जिनके प्राइस ऑब्जेक्टिव और टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव एक दूसरे से भिन्न है।
इन ग्रुप्स के भीतर के व्यक्ति भी एकजुट होकर कार्य करेंगे, जिससे किसी भी समय उनकी भागीदारी की डिग्री या भागीदारी की कमी के कारण मार्केट में संतुलन बिगड़ जाएगा। आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी मार्केट कंडीशंस जिनमें उनके भाग लेने की सबसे अधिक संभावना है, कौन सी सिचुएशन फ्यूचर के बारे में उनके बिलीफ की पुष्टि करेगी और कौन सी सिचुएशन उन्हें निराश करेगी। एक बार जब आप उनकी अनूठी विशेषताओं को सीख लेते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक या अधिक ग्रुप कैसे कार्य करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि उनकी एक्टिविटी मार्केट के बैलेंस और वैल्यू मूवमेंट के पोटेंशियल को कैसे अफेक्ट करेंगी। हम ट्रेड क्यों करते हैं? हर पल जब हम अस्तित्व में होते हैं तो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को अपने यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और इस प्रकार हम जिस तरह से जीते हैं उससे अपना जीवन बनाते हैं। हम हर पल जो कुछ भी करते हैं वह हमारे खुद को एक्सप्रेस करने के तरीके का ही एक रूप है। हम अपनी आवश्यकताओं, चाहतों, इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं। आज अधिकांश लोग अपनी एनर्जी को फूड और शेल्टर की आवश्यकताओं से परे दूसरी जरूरतों को पूरा करने में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पैसा एक्सचेंज की एक ऐसे सिस्टम की अनुमति देता है जहां हम हाईली स्पेशलाइज्ड तरीकों से खुद को एक्सप्रेस करने वाले व्यक्तियों द्वारा क्रिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर सकते हैं। आज पैसा हमारी जरूरत बन गया है क्योंकि यह उस साधन या मार्ग को रिप्रेजेंट करता है जिसके द्वारा हम खुद को व्यक्तियों के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी व्यवहार सेल्फ एक्सप्रेशन का एक रूप है और हमारे समाज में लगभग किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसे धन की आवश्यकता होगी। इसलिए कल्चरल एग्जिस्टेंस के सबसे फंडामेंटल लेवल पर पैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्वयं को विशिष्ट तरीकों से एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति इंटरडिपेंडेंसी का एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए व्यक्तियों को उनके मूल्य पर एग्री होना पड़ता है। यहाँ मार्क वैल्यू को किसी आवश्यकता को पूरा करने में किसी चीज के महत्व या क्षमता की रेलेवेंट डिग्री के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअल प्राइस जिस पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है उसे डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल इकोनॉमिक लॉ द्वारा निर्धारित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से डिमांड एंड सप्लाई का लॉ मानवीय भय और लालच पर निर्धारित है। डर और लालच दोनों ही लोगों को आउटर कंडीशन के रिलेशन में उनकी जरूरतों के आधार पर कार्य करने या नए करने के लिए मजबूर करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत उन जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में उनके बिलीफ के रिलेशन में व्यक्ति की जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उस बिलीफ में निहित उन गुड्स एंड सर्विसेज की उपलब्धता के बारे में उनकी परसेप्शन है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। लालच व्यक्ति के अभाव और असुरक्षा में विश्वास पर आधारित है। दोनों मान्यताएं भय उत्पन्न करती है। मार्क लालच को इस बिलीफ के रूप में डिफाइन कर रहे हैं कि स्वयं को पूरा करने के लिए कभी भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही यह बिलीफ भी कि किसी को सुरक्षित या संतुष्ट महसूस करने के लिए हमेशा अधिक की आवश्यकता होती है। यह धारणा कि ये स्थितियां या तो आंतरिक या बाहरी रूप से मौजूद हैं, एक डर पैदा करेंगी जो किसी को कार्य करने या नए करने के लिए मजबूर करेंगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है। कोई व्यक्ति जो बिहेव प्रेजेंट करेगा वह उनके अनुरूप होगा जो उनका मानना है कि घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें करना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक लोगों को एक समान भय है तो वे आमतौर पर मौजूदा सप्लाई के लिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। यदि किसी चीज की सप्लाई आवश्यकता के रिलेशन में लिमिटेड है तो जरूरतमंद लोग उपलब्ध सप्लाई के लिए कम्पीट करेंगे। वे किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति की तुलना में अधिक रिसोर्सेज का एक्सचेंज करने की इच्छा से कम्पीट करेंगे और ज्यादा पैसा ऑफर करेंगे। हालांकि यदि सप्लाई डिमांड के रिलेशन में बढ़िया है तो कमी का कोई डर नहीं होगा। परिणाम स्वरूप लोग अपने धन को अन्य जरूरतों में लगाकर या केवल इस संभावना का इंतजार करके बचाएंगे कि कीमत कम हो सकती है। कमी या कमी के भय पर आधारित इंटरैक्शन का कोई भी सिस्टम किसी भी समय सामूहिक जनता द्वारा अनुभव की जाने वाली सुरक्षा या असुरक्षा के रेलेवेंट डिग्री के रिलेशन में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में उतार चढ़ाव का रीजन बनेंगी। ये उतार चढ़ाव वाली प्राइस उन सभी लोगों के लिए
इकोनॉमिक रिस्क पैदा करती है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर है, जिसे वे खुद नहीं कर सकते। रिस्क क्या है? रिस्क किसी आवश्यकता को पूरा करने के आदान प्रदान या प्रयास में इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी ऊर्जा और धन की शुद्ध हानि की संभावना है। कीमतों में उतार चढ़ाव उन लोगों के लिए भी अवसर पैदा करता है जो प्राइस मूवमेंट से उत्पन्न रिस्क उठाने को तैयार हैं। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य के बारे में व्यक्तियों के बीच में असहमति है, कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगा, जिससे जो ट्रेडर्स रिस्क उठाने के लिए तैयार होंगे उनके लिए पैसा बनाने के अवसर पैदा होंगे। ट्रेड की परिभाषा। मार्क ट्रेड को किसी नीड या गोल को पूरा करने के लिए दो पार्टीज के द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान करने के रूप में डिफाइन करते हैं। स्टॉक या फ्यूचर मार्केट्स के संदर्भ में पार्टिसिपेंट्स वेल्थ एक्यूमुलेट करने या फिजिकल एसेट्स को उनकी वैल्यू में गिरावट से बचाने के एकमात्र उद्देश्य से ट्रेड करते हैं। संक्षेप में, इन मार्केट्स में सभी ट्रेडर, चाहे उन्हें सट्टेबाज या हेजर्स का लेवल दिया गया हो, वे अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए ट्रेड करते हैं। यह केवल पर्सपेक्टिव का मामला है। हेजर के लिए किसी एसेट के मूल्य को इकोनॉमिक रिस्क से प्रोटेक्ट करने की प्रेरणा भी उस एसेट की वेल्थ को एक्यूमुलेट करना ही है। हेजर्स कीमतों में बदलाव के उत्पन्न रिस्क को किसी अन्य इच्छुक ट्रेडर को ट्रांसफर करके हाई लेवल की इकोनॉमिक सर्टेनिटी के लिए ट्रेड करेंगे। आमतौर पर ट्रेड की दूसरी तरफ स्पेक्यूलेटर्स उन परिवर्तनों से धन संचय करने के अवसर के लिए कीमतों में बदलाव का रिस्क उठाने को तैयार होगा। उदाहरण के लिए, स्टॉक ओनर अपना स्टॉक बेच देंगे क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक के फ्यूचर में एप्रिसिएशन की संभावनाएं या तो अस्तित्वहीन है या इसे रखने के रिस्क के आंकलन के रिलेशन में मिनिमम है। यदि अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लिक्विडेशन की आवश्यकता होती है तो वे फ्यूचर में एप्रिसिएशन की उम्मीद के साथ भी बेच सकते हैं। खरीदारों यानी ट्रेड के दूसरे पक्ष का मानना है कि स्टॉक का मूल्य बढ़ेगा। हम मान सकते हैं कि बायर इस पर बिलीव करता है क्योंकि लोग देर से वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए ट्रेड करते हैं। चूंकि एक ट्रेडर का लक्ष्य वेल्थ एक्यूमुलेट करने की आवश्यकता को पूरा करना है, हम यह मान सकते हैं कि लोग जानबूझकर ट्रेड में यह बिलीव करते हुए एंट्री नहीं करेंगे कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में हार जाएंगे या असफल हो जाएंगे, क्योंकि सभी ट्रेडर्स का मूलतः एक ही लक्ष्य जीतना होता है। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्रेडर्स तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करते जब तक कि वे जो भी ट्रेड किया जा रहा है उसके फ्यूचर के वैल्यू के बारे में विपरीत धारणाएं न रखें। ध्यान रखें कि किसी भी चीज की मौजूदा कीमत हमेशा इस बात का रिफ्लेक्शन होती है कि कोई व्यक्ति कितना भुगतान करने को तैयार है और कोई उस पल में क्या बेचने को तैयार है। इसलिए किसी वैल्यू पर ट्रेड के अस्तित्व के लिए दो पक्षों के बीच समझौता होना चाहिए। लेन देन के भीतर बायर और सेलर के बीच वे जो ट्रेड कर रहे हैं उसके फ्यूचर के वैल्यू पर पूर्ण असहमति होती है। उदाहरण के लिए, क्या मार्क का यह कहना गलत होगा कि कोई भी स्टॉक ओनर अपना स्टॉक नहीं बेचेगा यदि उसे बिलीव हो कि इसमें फ्यूचर में एप्रिसिएशन की संभावना है? जब वह सेल करता है तो वह बेसिकली फ्यूचर में एप्रिसिएशन की संभावनाओं को छोड़ देता है। बायर ने क्यों खरीदा? पैसे खोने के लिए? गलत होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टॉक के फ्यूचर के वैल्यू में बायर का बिलीफ सेलर के विपरीत है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यह असमानता और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रियल इंटरेस्ट के बारे में एकेडमिक कम्युनिटी की धारणा यह है कि मार्केट एफिशिएंट है और ट्रेडर्स के पास अपने बिहेव के लिए रैशनल रीजन है। वे यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके पास ऐसा करने का एक अच्छा रीजन है। शिक्षाविदों का यह भी मानना है कि मार्केट बेसिकली रैंडम है, जो कि एफिशिएंट माने जाने वाले मार्केट के लिए कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्टरी प्रतीत होती है। वास्तव में मार्केट का बिहेव अधिकतर इरेशनल होता है। यदि आप रैशनल को किसी भी एक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं जो एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी का रिजल्ट है या पहले से प्लान किया गया है, और निश्चित रूप से यह रैंडम नहीं है, क्योंकि इरेशनल बिहेव बहुत प्रेडिक्टेबल है। यदि आप प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट यानी इसकी भविष्यवाणी करना सीखना चाहते हैं तो आपको रीजन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि अधिकांश ट्रेडर्स बाहरी परिस्थितियों को उनके अभाव के डर या उनके मिसिंग के डर या दोनों के रिलेशन में कैसे समझते हैं। तो अभी हमने बुक के चैप्टर 7 में जाना
कि मार्क ने मार्केट के एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहा है। हम अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 8 में जानेंगे कि मार्केट के वे कौन से 3 स्टेज हैं जो किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल बनने के लिए जानने बेहद जरूरी होते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।